नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे रानी क्लियोपेट्रा के बारे में और उनके राज्य के बारे में। किन किन के साथ उनका रहा रिश्ता, कैसी थी वो चरित्र में और उनके बाद किसने उनके राज्य को संभाला, जाने हमारी इस वीडियो में। क्लियोपाट्रा जीवन विस्तार। महारानी क्लियोपाट्रा सप्तम मिस्र की प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने 51 ईसा पूर्व में 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वो मिस्र के पटोलेमी शासकों के वंश की थी। इनका पूरा नाम क्लियोपेट्रा सप्तम सिया फ्लोर पैटर्न था। जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इनका हुआ था और उनके पिता पटोलेमी 12वां तथा माता क्लियोपेट्रा पंचम थी। वो प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम महिला फेरोह थी। वो पटोलियम वंश की सदस्य थी जो यूनान के निवासी थे। उन्होंने नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात हेलेनिकल काल में मिस्र पर शासन किया था। टैलामी अपने शासनकाल के दौरान मिस्र में ग्रीक भाषा का व्यवहार करते थे तथा उन्होंने मिस्र की भाषा का व्यवहार में लाने से मना कर दिया था, परंतु क्लियोपेट्रा ने मिस्र की भाषा को बोलना सीखा। उसने राजकाज में मिस्र की भाषा को प्रसाद दिया तथा अपने आप को वो मिस्र की देवी इसिस का पूर्ण अवतार मानती थी। क्लियोपेट्रा वास्तव में किसी न किसी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर शासन किया। आरंभ में अपने पिता के साथ और बाद में अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका विवाह मिस्र में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अपने भाई के साथ ही हुआ था, जिसमें पुत्रियों को पिता की चल संपत्ति में अधिकार मिलता था, परंतु राज्य के पुत्र एवं पुत्री के बीच बंटवारे के भय से उनके बीच विवाह संपन्न करा दिया जाता था। परंतु विवाह के उपरांत भी क्लियोपेट्रा ने अपनी स्थिति में कम होने नहीं दिया। उन्होंने रोमन सेनापति जूलियस सीजर के साथ संपर्क स्थापित किया, जिससे मिस्र के सिंहासन पर उनकी पकड़ और अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को भी जन्म दिया, जिसे सीजरियन नाम दिया गया। जूलियस सीजर की हत्या के पश्चात 44 ईसा पूर्व में मार्क एंटोनी, जो जूलियस सीजर के कानूनी उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन का विरोधी था, से क्लियोपेट्रा का नया संबंध बना। मार्क एंटोनी के प्रेम संबंध से क्लियोपेट्रा ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, सेलिन द्वितीय और अलेक्जेंडर एल्सिन। उन्हें एक पुत्र और हुआ, जिसका नाम टाइटल ओ मी फ्लड एक्स पर रखा गया था। क्लियोपेट्रा के भाई के साथ संबंध से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। ऑक्टेवियन ने सैन्य बल के साथ अंत में कई को युद्ध में हराने के बाद मार्क एंटोनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा ने भी परंपरा का निर्वाह करते हुए आत्महत्या कर ली। अपने आपातकालीन शासन काल में क्लियोपेट्रा ने बहुत उपलब्धियां हासिल की। वो पश्चिमी संस्कृति में विशेषकर चित्रकला एवं साहित्य के केंद्र बिंदु में रहे। विलियम शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपेट्रा नामक एक नाट्य की पात्र बनी। क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता एवं प्रशासनिक कुशलता में आज भी पश्चिमी सभ्यता की महिलाओं का आदर्श बनी हुई है। क्लियोपेट्रा की कूटनीति के कारण वो आज भी याद की जाती है। क्लियोपेट्रा काकेशियन या अफ्रीकी। लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी की यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया है कि उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब ये कि क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं बल्कि आधी अफ्रीकी थी। इस पर वत्य चित्र क्लियोपेट्रा पोर्ट्रेट ऑफ किलर को प्रदर्शित किया था। इसमें तुर्की के इफेसस स्थित एक मकबरे में मानव अवशेषों की खोजों का विश्लेषण किया गया। मकबरे का फॉरेंसिक तकनीक के साथ मानव विज्ञान और वास्तुशास्त्र अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि इसमें पाया गया है कि नरकंकाल क्लियोपेट्रा की बहन राजकुमारी अर्सिनोई के अवशेष है। अर्सिनोई की मां एक अफ्रीकी थी। यह खुलासा सचमुच में एक सनसनीखेज बात है, जो क्लियोपेट्रा के परिवार तथा क्लियोपेट्रा और अर्सिनोई के बीच के रिश्ते पर एक नई रोशनी डालता है।
5 भाषाओं की ज्ञाता। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था। वो एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वो बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लिया करती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, ये बहुत ही रोचक है। फराओ वंश के अंतिम शासक। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वो अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी। इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें और उनके छोटे भाई टॉलेमी दियोनेसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वो मिस्र प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा के संबंध। माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमानों को ये संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वो उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब ये पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों के बाद में शादी भी उन्होंने की थी। हालांकि वो दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी डलवाए। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा का पलायन। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी ने भी उसके पीछे पीछे भागकर उसे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वो एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वो उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का भी अंत कर लिया। सुंदरता के लिए गधी का दूध। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवन के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वो गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। वो नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगवाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में ये बात साबित हुई है कि तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे ये स्पष्ट होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। तो फिर कहीं की भी महारानी हो, वो तो ये पसंद करेगी ही। क्लियोपेट्रा एंटनी की पहली मुलाकात। क्लियोपेट्रा रोम सम्राट जूलियस सीजर की प्रेमिका थी। माना जाता है कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ विद्वान भी थी। उन्हें कई भाषाएं आती थी। यही कारण था कि सीजर उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। इस दौरान उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया। वो बात और है कि रोम के लोग इनके रिश्ते से खुश नहीं थे। असल में क्लियोपेट्रा का रिश्ता मिस्र से था और इस समय मिस्र के रोम के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसी कड़ी में 44 ईसा पूर्व के आसपास सीजर की हत्या हो जाती है और क्लियोपेट्रा को मिस्र वापस लौटना पड़ता है। सीजर की हत्या के बाद मार्क एंटनी उन तीनों व्यक्तियों में शामिल था जिन्होंने रोम पर शासन किया। एंटोनी रोम के प्रति मिस्र की निष्ठा सुनिश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्लियोपेट्रा को राजनीतिक गठबंधनों के साथ मिलकर चर्चा करने का बुलावा भेजा। पहले उन्होंने 2 बार आने के लिए मना कर दिया। अंततः वो तीसरी बार एंटनी से मिलने के लिए सहमत हो गई। माना जाता है कि अपनी पहली मुलाकात से ही वो एंटनी को अपना दिल दे बैठी थी।
साथ ही अपने आकर्षण से एंटोनी को जीत भी लिया था। कुछ समय बाद ही क्लियोपैट्रा ने एंटिनो को मिस्र आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद मिस्र में मिले तो नजदीकियां बढ़ गई। जल्द ही दोनों के प्यार के किस्सों ने तूल पकड़ लिया, लेकिन वो जमाने से बेफिक्र होकर प्यार में डूबते चले गए। वो खुलेआम एक दूजे से मिलने लगे। रास नहीं आया रोम वासियों को ये रिश्ता। दोनों के बीच रिश्ता गहरा हुआ तो मिस्र पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली समझ जाने लगा। मिस्र को बढ़ता देख रोम के लोगों को ये रिश्ता रास नहीं आया। वो क्लियोपैट्रा को एंटोनी की पत्नी बनते नहीं देखना चाहते थे। सीजर की तरह इस रिश्ते का भी खूब विरोध हुआ। रोम के लोग किसी भी कीमत पर दोनों को एक होते हुए नहीं देखना चाहते थे। बावजूद इसके इस प्रेमी युगल ने विवाह कर लिया। इसके बाद एक साथ एंटोनी और क्लियोपैट्रा ने एक मजबूत सत्तारूढ़ सत्ता का गठन किया। अब वो एक टीम की तरह काम करने लगे। इस तरह से वो सीधे तौर पर ऑक्टावियन के प्रतिद्वंदी हो गए। ऑक्टावियन कुछ करते इससे पहले एंटोनी ने शाही अंदाज में क्लियोपैट्रा की रोम में एंट्री करवा दी। एक शक्तिशाली सेना के बीच उन्होंने क्लियोपैट्रा को अपनी रानी होने का ऐलान किया। क्लियोपैट्रा शानदार पोशाक में मुस्कुरा रही थी। ये देखकर रोम के लोग जल रहे थे। जल्द ही इसकी सूचना ऑक्टावियन को मिली तो खुद इस नजारे को देखने वो पहुंच गया। दोनों ने मौत को गले लगाया। ये भी कहा जाता है कि एंटोनी क्लियोपैट्रा के साथ मिस्र भाग गए थे। अगले वर्ष जब ऑक्टावियन अपनी सेना के साथ मिस्र पहुंचे तो एंटोनी ने कारावास से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। क्लियोपैट्रा को एंटोनी की मौत के बारे में पता चला तो वो चौंक गई। वो ये सहन नहीं कर पाई। ऑक्टावियन के सिपाही उन्हें कैद में लेने के लिए आगे बढ़े तो वो तेजी से अपने महल की ओर दौड़ गई। वहां जाते ही वो एंटोनी की चीजों से लिपट लिपट कर रोने लगी। अंततः जब उन्हें लगा कि वो पकड़ी जाएंगी तो उन्होंने एक जहरीले सांप से खुद को कटवा लिया। वो मर चुकी थी, उनका शरीर नीला पड़ चुका था, उनकी आंखें खुली हुई थी। इस तरह मोहब्बत करने वाले इन दोनों किरदारों ने मौत को गले लगा लिया। वो भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। इनकी प्रेम कहानी कितनी लोकप्रिय रही, इस बात को इसी बात से समझा जा सकता है कि शेक्सपियर जैसे साहित्यकारों ने अपनी कहानी में इन्हें नायक नायिका बनाया। इनकी कहानी पर जिगर मुरादाबादी का ये शेर एकदम सटीक बैठता है, जिसमें वो कहते हैं, उम्मीद करते हैं आपको इतिहास से जुड़ी ये खास वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के दिलचस्प इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।